धन्यवाद विनोद जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हम लोग परिचित हैं कि मानवीय व्यक्तित्व, मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का और उन संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनके जाग जाने के बाद नर को नारायण बनते, इंसान को भगवान बनते, पशु को परमात्मा बनते और क्षुद्र को महान बनते देर नहीं लगते। उन संभावनाओं का जागरण हमारे व्यक्तित्व के भीतर संपन्न हो सके और पूरी मानवता श्रेष्ठता के पथ की ओर अनुकरण करने के योग्य बन सके, इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य सानिध्य में, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अत्यंत ही पुनीत और भव्य प्रांगण में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य विराजमान ज्ञान के, चिंतन के, एक शाश्वत विचारधारा के अद्भुत प्रतीक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी भाई साहब, यहाँ उपस्थित आदरणीय स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी संत समुदाय के विशिष्ट अतिथिगण, कुलपतिगण, गणमान्य अतिथिगण और प्यारे भाई और बहनों। मित्रों, एक बड़ा ही अद्भुत अवसर है और एक गंभीर संकल्प को लेने के लिए हम लोग आज हरिद्वार की इस कुंभ नगरी में, पुण्य भूमि में विराजमान हैं। और ये जो हरिद्वार की पुण्य भूमि है, ऐसी पुण्य भूमि है जहाँ से संतों की, साधकों की, योगियों की, तपस्वियों की एक नहीं अनेकों श्रृंखलाओं ने बारंबार जन्म लिया है और अनेकों ईश्वरीय परंपराओं ने जन्म लिया है। और उन परंपराओं में शायद सबसे महत्वपूर्ण परंपरा कुंभ के आयोजन की परंपरा है। हम इसे भारतीय संस्कृति का मेरुदंड कह सकते हैं। इसीलिए जितने भी भारतीय धर्मशास्त्र हैं, चाहे वो यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा हो या फिर अथर्ववेद का पूर्ण कुंभोधिकालम, वायु पुराण की कथाएं हों, नारदी पुराण की कथाएं हों, जहाँ पर भी आप जाएं, ये सारे के सारे कुंभ के महत्व का वर्णन करते थकते नहीं। और आप लोग सभी विद्वज्जन हैं, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा ज्ञान को रखते हैं। कुंभ के महत्व के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ, पर जिस विशिष्ट रूपक को मैं साझा करना चाहता हूँ वो मुझे लगता है कि उस कहानी के माध्यम से स्पष्ट हो सकेगा, जो कहानी कुंभ के आयोजन की पृष्ठभूमि में है। पता है सबको कि महर्षि दुर्वासा का श्राप लगा तो देवताओं की शक्ति जो है कुंद पड़ी, भगवान विष्णु का सहारा लिया गया, मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, समुद्र को मथा गया और रत्न निकले। और कितनी खूबसूरत बात है कि जो पहला रत्न निकला वो जहर निकला। भारतीय संस्कृति ने जहर को, विष को, हलाहल को, कालकूट को भी रत्न माना और बाद में अमृत निकला। बाद में फिर जब इंद्र के पुत्र जयंत उसको लेकर के भागे और उसके बाद फिर जब भगवान सूर्य ने, भगवान चंद्र ने, बृहस्पति देव ने, शनि देव ने घट के प्रस्रवण से रक्षा करी, तो इसीलिए जो इन सभी ग्रहों की युतियां हैं, गतियां हैं, वो कुंभ के आयोजन का खगोलीय आधार बन जाते हैं। पर उस कहानी को सुनाने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हुआ, जिस रूपक का स्मरण कराने के लिए खड़ा हुआ वो मुझे लगता है कि आज के आयोजन का सबसे बड़ा आधार है। जो कहानी का अर्थ है वो बड़ा स्पष्ट है कि जब भी कोई संघर्ष की यात्रा होती है तो पहले विष निकलता है, बाद में अमृत निकलता है। जो कुंभ का आयोजन है, यदि ध्यान से देखें तो विष को अमृत में बदल देने की यात्रा है। जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है कि यदि मानवता को अमृत का पान कराना है तो पहले किसी महादेव को नीलकंठ बनना पड़ता है। कि यदि गंगा का अवतरण भूमंडल पर करना है तो पहले भगीरथ को तपना पड़ता है। कि यदि राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी है तो पहले भगवान राम को वनवास सहन करना पड़ता है। संघर्ष की यात्रा से निकलने के बाद ही सौभाग्य की गाथा लिखी जाती है। और इसलिए मैं कहूँगा कि जो आज के पर्यावरण संरक्षण का यह प्रयास है वो सही पूछा जाए तो विष को अमृत में बदल देने का प्रयास है।
जिस विषय की मैं चर्चा कर रहा हूं वो पर्यावरण के प्रदूषण की। ये जो पर्यावरण का प्रदूषण है दोस्तों, वो किसी एक देश, वर्ग, वर्ण की समस्या नहीं है, इसका सरोकार संपूर्ण मानवता के अस्तित्व से। हवा सांस लेने लायक न रह जाए, पानी पीने लायक न रह जाए, धरती अन्न उपजाने से मना कर दे तो उसका दुष्परिणाम ऐसा नहीं है कि एक मोहल्ला भुगतेगा, उसका दुष्परिणाम सारी मानवता भुगतेगी। और भुगतेगी ही क्यों, भुगत रही। यदि हम लोग नजरें उठा करके देखें और अकेले वायु प्रदूषण को लें तो आज 76% के करीब जो भारत के शहर हैं उनकी हवा इस कदर दूषित है कि आदमी सांस ले पाने की स्थिति में नहीं। हर 8वीं मौत जो भारत में हो रही है वो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। युद्ध से, आतंकवाद से इतने लोग नहीं मर रहे जितने अकेले वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। अकेले दिल्ली में आप जाएं तो 10 लाख के करीब बच्चे हैं जो 8 साल के नहीं होते और उनके फेफड़े उस व्यक्ति के बराबर हो जाते हैं जो पिछले 20 साल से सिगरेट पी रहा था। उस बच्चे ने सिगरेट पी नहीं है तो कसूर किसका है? हवा जहरीली हो रही है, पानी जहरीला हो रहा है, कौन सा अमृत तुल्य रह गया है? आचार्य शंकर ने कहा औषधि जाह्नवी तोयम, कि जो गंगा का जल है वो औषधि के समान है। राही मासूम रजा को आप पढ़े, महाभारत की पटकथा उनने लिखी और उनने कहा कि मेरी 3 माँ है, एक माँ जिनने जन्म दिया, एक माँ मेरा विश्वविद्यालय और एक माँ गंगा। जो राही मासूम रजा का अंतिम शेर है उसमें उन्होंने लिखा कि यदि मैं मर जाऊं तो मुझे ले जाके गंगा की गोद में लिटा देना, वो मेरी माँ है, मेरे बदन का जहर सोख लेगी। और आप गाजीपुर में जाके देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है तो उसको पीने से बंदरों को कैंसर हो रहा है, इंसान को छोड़ दीजिए। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, भूमि अन्न उपजाने से मना कर रही है, नदियां सूख रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हर दिन 150 के करीब प्रजातियां नष्ट हो रही, प्रकृति क्रुद्ध है, मौसम बेकाबू है, पर्यावरण प्रदूषित है। ये जो स्थिति है दोस्तों वो आज का विषय, आज का जहर है और इस जहर को अमृत में बदलने के लिए आज का प्रयास है। ये जो प्रयास है वो सिर्फ इसलिए है कि यदि इन कारणों के मूल में हम लोग जाएं तो महसूस कर सकेंगे कि जो बाहर के पर्यावरण का प्रदूषण है वो अंदर के अंतःकरण के प्रदूषण से निकल करके आया है। जब से इंसान के चिंतन के अंदर स्वार्थ ने आकर के घर बनाया तो ये जो भारत का देश था जहाँ पर हमने चिंतन दिया माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जहाँ पर हम बच्चे को ये सिखाते थे कि आप बिस्तर से नीचे उतरो तो भूमि को स्पर्श करो और प्रणाम करो और ये बोलो कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, कि आप माँ विष्णु की पत्नी हैं और मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। वहाँ पर जब से ये भाव विदा हुआ, प्रकृति को माँ की जगह हम लोगों ने नौकरानी मानना शुरू करा, तब से समस्याएं आई। पानी हमें क्या देगा, बांट लें, धरती हमें क्या देगी, उखाड़ लें, पेड़ हमें क्या देगा, काट लें। जब से ये चिंतन आदमी के मन में आया है तब से आज की समस्याएं आई हैं। और इसीलिए जो आज का प्रयास है, जिसको आदरणीय भाई साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ बताया कि 3 चीज़ों को हम लोग लेकर के चले हैं, पेड़ है, पानी है, पॉलिथीन है। और ये जो प्रयास है वो अकेले कुंभ तक सिमट करके रह जाने वाला प्रयास नहीं है, बल्कि जितने भी कुलपतियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है वो इसी भाव के साथ किया गया है कि ये जो संकल्प है वो पूरे भारत का हिस्सा बने। आज जो चिंगारी यहाँ पर जल रही है यदि वो हर विश्वविद्यालय तक जाती है, हर विद्यार्थी तक जाती है तो कल का भारत नया हो सकता है। एक ही संकल्प वो ये है कि जो जहर आज पर्यावरण के प्रदूषण का है उसको अमृत में बदल देने की जिम्मेवारी हमारी है। और यदि हर कुलपति, हर शैक्षणिक संस्थान का प्रमुख यहाँ से इस संकल्प को लेकर के विदा होता है तो इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो यात्रा है आने वाले दिनों की वो बहुत सुखद होगी। आज के दिन यही शुभ संकल्प हम लोगों के हृदय से निकले कि हम लोग इस पर्यावरण के प्रदूषण को मुक्त करने के लिए एक श्रेष्ठ सकारात्मक सार्थक भाव लेकर के यहाँ से जाएं। ऐसी आप सबको शुभकामनाएं, ऐसी आप सबको मंगल कामनाएं। परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री महंत श्रीमान रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संत चरण, पूज्य चिन्मय पंड्या जी, उपस्थित कार्यकर्ता गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, पर्यावरण और पर्यावरण के विभिन्न उपक्रम करना यह आज एक अंग्रेजी में जिसको फैशनेबल कहते हैं ऐसा विषय है।
एक उसका कारण है कि उसका जो संकट है, पर्यावरण के बिगाड़ में से विश्व के सामने जो समस्याएं खड़ी है, उसका कुछ न कुछ भान बच्चों तक भी पहुंचा है। हम भुगत ही रहे हैं। विश्व का तापमान बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति ने अपना नियम छोड़ देना, जहां ठंडक के ठिकाने थे वहां गर्मी होने लगना, आदि सारी बातें हम सब लोग अनुभव करते हैं। अब यह संकट है, इसलिए उसके प्रतिकार के लिए क्या क्या हो सकता है वो सब करना है, ऐसा स्वाभाविक ही लगता है। परंतु जैसा आदरणीय पंडित जी ने कहा, वैसे अगर हमको विष को अमृत में बदलना है तो संकट के भय से प्रतिक्रिया में आना इसका उपयोग नहीं। मूल में जाना होगा। सबसे बड़ा मैं हूं मनुष्य, इस अहंकार के साथ जो विचारधारा चलती है उसमें सब कुछ गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक अधूरापन निश्चित है। उस अधूरेपन को भरते हुए हमको अपनी विचारधारा के नींव पर इस पर्यावरण का विचार करना पड़ेगा। और इसलिए उसी सूत्र से यह बात सीधी आती है जो पंडित जी ने भी कही कि सारी समस्याओं का, गलत नीतियों का उद्गम मेरे अंदर है। मैं अपने आचरण को बदल दूं तो धीरे धीरे नीति सहत पर्यावरण की सब बातें ठीक हो जाएगी। योग्य नीति के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, अभियान करना, आंदोलन करना चलता है, चलना चाहिए, वो भी उपयोगी बात है। योग्य नीति के लिए योग्य शिक्षा देना, उसके लिए संघर्ष, अभियान, प्रबोधन चलना चाहिए। परंतु ये चलेंगे और सफल होंगे तो भी समस्या जैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि जब तक हम अपने दृष्टि दोष को दुरुस्त नहीं करते तब तक बात समझ में नहीं आएगी। दृष्टि दोष को दुरुस्त करने के बाद आचरण में उतारने की आदत लगानी पड़ती है। बुद्धि से मालूम होता है, मन भी स्वीकार करता है, लेकिन आदत से आदमी मजबूर होता है। एक आदमी आत्महत्या करने चला था, दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहे हो? तो बोले बस अब जा ही रहा हूं मरने के लिए, आखिरी तुम्हारा मेरा नमस्कार, अब जा रहा हूं, रेलगाड़ी आएगी, कट के मर जाऊंगा, वहां सो जाऊंगा जाके, और मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं मानने वाला नहीं हूं। तो उसने कहा समझाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन एक प्रश्न है कि तुम मरने जा रहे हो, भोजन का डिब्बा है ना हाथ में, वो क्या है? तो बोले गाड़ी लेट हुई तो क्या करेंगे, भूखा रहोगे क्या? यानी मरने जा रहा है लेकिन 2 वक्त खाने की आदत है, उससे छुट्टी नहीं होती। ऐसे आदत का प्रभाव रहता है, और इसलिए हमको पता है तो भी आचरण नहीं होता है। पर्यावरण गतिविधि का काम इस आचरण को बदलने का काम है। पर्यावरण संरक्षण ऐसा कहा है, लेकिन वो संरक्षण हाथ में तलवार, भाला, तीर, कमान या AK-47 लेके पर्यावरण बिगाड़ने वालों को दूर रखना, ये काम नहीं है। वो काम जिनको करना है करे, अगर उसकी आवश्यकता है तो उसमें भी समर्थन रहेगा सबका, परंतु ये काम ही नहीं है ना। काम तो ये है कि जहां उसका उगम है उस गलत बात का, उसी से मूल से उसको उखाड़ के फेंक दे, वो अपनी आदत में है। संघ के स्वयंसेवकों ने ये काम बहुत पहले शुरू किए थे। आदत से कृति बदलती है और कृति बदलने से आदत भी बदलती है। ये तो शाखा चलाने का हमारा नित्य का अनुभव है। हम कृतियां सिखाते हैं, उसमें से आदत बनती, उसमें से स्वभाव बदल जाते हैं। समाज का स्वभाव बदल जाए तो नीतिकारों का ज्ञान कुछ भी हो, उनको जो समाज कहेगा उसी पर चलना पड़ेगा।
और ऐसा दृष्टिकोण लेके, ये शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण है। भारत में भी हम कहते हैं कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसलिए अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदलेगी। गायत्री पर्व का लिखा मिलता है ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो युग बदलने वाला ये समाज के आचरण का बदल लाने के लिए शुद्ध भारतीय विचार दृष्टिकोण को लेकर, क्योंकि वो समीचीन है, वो पूर्ण है, वो आज विज्ञान सिद्ध भी है और अनुभव सिद्ध तो है ही। कोरोना में ये सब बातें पर्यावरण को दूषित करने वाली बंद हो गई, तो 7 दिन में कितना बड़ा फर्क हो गया, हमने अनुभव किया है। अनुभव सिद्ध, इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, ऐसी विज्ञान निष्ठ लेकिन अपनी परंपरा से पूर्णतः जुड़ी ऐसी विचारधारा को लेकर उसके तहत हमारे आचरण में आए हुए दोष हटाकर सुयोग्य आचरण की स्थापना करने के लिए गतिविधि बनी है। कोरोना का एक समय बीच में जाने के बाद भी द्रुत गति से बढ़ रही है, क्योंकि एक बात है, विषय फैशनेबल है, लेकिन केवल फैशनेबल विषय होने से काम नहीं चलेगा। विषय की सही दृष्टि और विषय की सही आदत, इन दोनों को फैलाना पड़ेगा। उसमें ये गतिविधि द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। बढ़ती बढ़ती ऐसी वो सफल हो जाए और वास्तविक रूप में पहले भारतवर्ष सुजल सुफल मलयज शीतल बन जाए और सारी सृष्टि को सुजल सुफल मलयज शीतल करे और पंचमहाभूतों से तादात्म्य पाकर अपना जीवन जीते हुए हम अपनी भी उन्नति करें और सृष्टि को भी उन्नत करें, ऐसा वातावरण हम शीघ्र ही इस गतिविधि के कारण देखें। ऐसी एक शुभकामना यहाँ पर आप सबके सामने प्रदर्शित करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।